नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललकार। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ललकार लगाई जा रही है और यह ललकार है इस चुनावी जंग को जीतने के लिए, फतह करने के लिए। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार बड़े बड़े चुनावी वायदे भी किए जा रहे हैं और इस बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इसी बीच जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं उस पर भी कटाक्ष छोड़ने से बाज नजर नहीं आ रही है सभी राजनीतिक दल के नेता। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं और सनातन धर्म पर ठेस पहुंचाने का आरोप विपक्ष पर लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर के लगातार हमलावर नजर आ रहा है। उन मुद्दों में खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर और इसके साथ ही रोजगार जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, महंगाई जैसे मुद्दे रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष एक साथ लामबंद होता नजर आ रहा है और सरकार को घेरता नजर आ रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा वो सुनिए और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ये लोग सावन में कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। 18 साल बिहार में, 10 साल भारत में, और यहाँ के जो एमपी हैं भाजपा के, वो कितना साल से है भाई? 15-20 साल हो गया। सब कुछ उनका। टेकारी का विधायक भी हमको लगता है कि नहीं अभी उन्हीं का विधायक, उनका एमपी, उनका 15-15 साल से। बिहार में सरकार उनका 17 साल में, 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार में। लेकिन अभी भी बेरोजगारी, अभी भी गरीबी, अभी भी लाचारी, अभी भी देखिएगा किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ, फसल का कीमत नहीं मिलता है, अभी कटनी हो ना गया है, सही रेट नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि बेईमान लोग सत्ता में बैठा है। आप बताइए, इतना साल ऊपर से नीचे सब वही लोग हैं और गाली हमनी ये लोग के देते हैं कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट एक उद्योगपति को मिलता है और उसी के 5-10 दिन बाद उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दे देते हैं। हर उद्योगपति के सामने डेट है और 2 तरीके से ये पैसे ले रहे हैं। एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सड़क का देते हैं, डिफेंस का देते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कुछ ही दिन बाद स्कीम में उद्योगपति इनको पैसा दे देता है, कट दे देता है। और दूसरा तरीका, ये सीबीआई का केस लगाते हैं, ईडी का केस लगाते हैं
उद्योगपति उनको पैसा देता है और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस गायब हो जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है 2024 की इस जंग को जीतने के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मयंक मौली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और प्रमोद सिन्हा जी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। मयंक मौली जी, सारे मुद्दे गायब हो गए हैं, अब कौन पार्टी कर रहा है, कौन क्या कुछ खा पी रहा है और कहां पर क्या चल रहा है, अब केवल यही बचे हैं। जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं, जनता के लिए चुनाव, जनता की सेवा की आप बात करते हैं। देखिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आपको बताया, जब चुनाव चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि देश और हमारी मोदी सरकार जो है वो देश को ये बता रही है कि विगत 10 वर्षों में हमने क्या किया, जिसकी बानगी आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रचार प्रसार माध्यमों से, या माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उनका कहिए कि देश की जनता को बता रहे हैं। देश में अभी आप जैसे आप जानते हैं, सनातन विचारधारा के तहत अभी नवरात्रि का समय है और बिहार में चैती छठ भी मनाया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो ये सारे दोनों कथित नेता हैं। इस चैत्री नवरात्र, ये छठ हो गई या चैत्री नवरात्र के इस वक्त में जबरदस्ती का बेसिकली एक तुष्टीकरण कह लीजिए या लोगों को चिढ़ाने के लिए कह लीजिए, जबरदस्ती की मछली की हड्डी आप दिखा रहे हैं। करोड़ों सनातनियों के विचारों पे कहिए कुठाराघात है एक तरीके का। क्या साबित करना चाहते हैं ये करके? आप भी जानते हैं कि एक तरीके का ध्रुवीकरण वो हमेशा से करते आए हैं और विशेष करके चाहे इनकी पार्टी हो या इनका इंडी गठबंधन हो, जब यहाँ पे भगवान श्री राम को गालियां दी जाती हैं, रामायण को गालियां दी जाती हैं, सनातन को गालियां दी जा रही हैं, तो ये मछली की पार्टी हो, चाहे सावन के समय मटन बनाना हो, ये सब करके ये दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि इतना सारा कोइंसिडेंस कैसे हो रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी के खाने पीने वगैरह पे तो कोई रोक है नहीं, लेकिन जब आप वही चीज किसी को चिढ़ाने के लिए करने लग जाते हैं, चुनाव का मुद्दा बनाने लग जाते हैं, फिर बात जो है वो कहिए कि आगे बढ़ जाती है। जा रहे एक सेकंड बताइए। देखिए मयंक जी ठीक है, चुनावी माहौल है, चुनावी समर है, आप उसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं क्या नहीं, वो हमारी आस्था है। हम नवरात्रि में क्या खाते हैं, ठीक है, नवरात्रि में आपने कहा कि नहीं खाते हैं हिंदू में, सनातन धर्म में, वो वीडियो 8 तारीख को बताया जा रहा है। राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा है, राहुल गांधी का भी चुनावी मुद्दे से क्या मतलब है, कब का मामला है, और ये बताया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव घर जाते हैं, वहां पर मटन बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं। मतलब इतना नीचे गिर गया हमारा लोकतंत्र कि अब यही मुद्दे बचे हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनावी माहौल में चुनावी समर को सजाएंगे। बिल्कुल नहीं पांडे जी, बिल्कुल नहीं गिर गया है। ये बात, ये सोच जो है, ये चीजें जबरदस्ती का कहिए लोगों को दिखाने के लिए, विशेष करके सनातनियों को चिढ़ाने के लिए जब की जाएंगी तो सोच वहां पे दिक्कत है। मुझे ये बताइए ना भाई, आपने कभी देखा है कि हिंदू धर्म पे जिस तरीके का कटाक्ष कहिए कि टारगेट किया जाता है हिम्मत इनमें कि भैया माह रमजान में, जो कि पाक महीना हम सारे के लिए है, क्या कुछ वैसी तस्वीरें इनको वायरल करने की हिम्मत थी? कभी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। आप खाइए, घर के अंदर खाइए, जहां खाना, लोगों को चिढ़ाइए नहीं। आप नेता हैं तो राजनीतिक शुचिता के साथ साथ संवेदनशील होना आपकी जिम्मेदारी होती है। एक बात बताइए, उसमें चिढ़ाने जैसा क्या था? अगर वीडियो उन्होंने कोई एक आप ट्वीट खोल लीजिए, उसमें अगर उन्होंने उस बात को लेकर के डाला, उसमें चिढ़ाने जैसे क्या था? मुद्दा किसने बनाया सर? अगले दिन आप लोगों ने तेजस्वी यादव ने गले में हड्डी अटक गई, गले में हड्डी अटक जाना, संतरे के छिलके दिखाना, नहीं, संतरे के छिलके तो बाद में आए हैं। जब आप लोगों ने उसको मुद्दा बनाया तो संतरे के छिलके तो तब आए हैं, उसके बाद आए हैं ना। उनकी बहन तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जेल में भेज डालना चाहती हैं। उनकी जब मीडिया वालों ने जब सवाल थोड़े खड़े किए तो वो अपने बयान से पलट गई कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अरे अब आप देखिए मुद्दे पे भटक रहे हैं। अब मुद्दे हम ठीक है, हम कह रहे हैं, वो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन एक नेता मछली खाता है और उसका वीडियो डालता है सोशल मीडिया पर, और ये स्तर हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हो, फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस मुद्दे पर चर्चा करने पर आ गए हैं। उनके पास अब यही मुद्दा बचा हुआ है कि कौन मछली खा रहा है, कौन मटन खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, यही मुद्दे बचे हुए हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में साफ कहा कि आपके कार्यों के साथ आपके हितों की रक्षा और खासतौर पर सनातन के हितों की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है और वो उनकी जिम्मेदारी बनती है और बाकी और उनके साथ साथ सारे नेताओं की बनती है कि ऐसा कोई भी कार्य ना कीजिए, जो खाना है खाइए सर, जो खाना खाइए, ऐसा कोई कार्य ना करिए जिससे कि आपको किसी पता एक है, व्यक्ति की भी धार्मिक चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है आपके साथ जो आज पार्टी है, उस पार्टी ने आज से लगभग 10-11 महीने पहले, लगभग 10-11 महीने पहले मुंगेर में एक मटन पार्टी दी थी और आप लोगों ने पता क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था कि हजारों कुत्ते गायब हो गए साहब शहर के। आप लोगों ने कहा कुत्ते गायब हो गए, मतलब आप लोगों का यह आरोप था कि ललन सिंह ने जो मटन पार्टी दी उसमें कुत्तों को खिला दिया, कुत्तों को बनवा दिया, मीट बना दिया, और आज आप उसी पार्टी के साथ में हैं। आपने सर लगता है सोशल मीडिया वाले कमेंट्स को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया होगा। किसी भी एक आधिकारिक व्यक्ति का ऐसा कोई बयान, विजय सिन्हा का आप बयान सुन लीजिएगा, आप सुनते नहीं है, इसका मतलब आप जानकारी से अवगत नहीं है। विजय सिन्हा ने बयान दिया था, आपको जानकारी नहीं है। विजय सिन्हा ने पूरा बयान दिया था, इस पर आकर के मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। आप सोशल मीडिया करें, आप सोशल मीडिया पढ़ करके आ रहे हैं। मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये सारे बयान उस दौर के सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया करते थे, जिस बाबत आप बात कर रहे हैं। और फिलहाल बात तो अभी आज की हो रही है। हम लोग जिस मुद्दे पे आज जो विषय है आज चर्चा का, तो हम लोग जिस चर्चा के विषय में बैठे हैं तो मैं उस पे हम लोग उसी पर तो चर्चा कर रहा हूं। चलिए ठीक है, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। मुद्दा वही है। राहुल गांधी कल नहीं गए थे लालू प्रसाद यादव के घर में। राहुल गांधी का कल का मामला नहीं है। आशीष जी, लगातार तर्क वितर्क गढ़े जा रहे हैं दोनों तरफ से, आप लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपकी सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी के सलाखे के पीछे भेज देंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर नेता जेल के पीछे चले जाएंगे। भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाना चाहिए या फिर व्यक्तिगत दुश्मनी है आप लोगों की कि अब कौन कौन से नेता जेल के पीछे जाएंगे? नहीं, देखिए योगेश जी, एक आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपकी विश्लेषण से बहुत सहमत होता हूं। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आप एकदम बेबाकी से उठाते हैं, ये चाहिए भी। देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में चले जाएंगे, तो उसका कहने का कहीं न कहीं अर्थ ये होता है कि गुनाह जितना करने वाला गुनाहगार होता है, उतना ही खुली आंखों से गुनाह देख के चुप रहने वाला भी गुनाहगार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर वो लोग देश को लुटते हुए, देश में गलत होते हुए देख रहे हैं और सिर्फ अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए और मलाई खाने के लिए चुप बैठे हैं, तो उतना ही गुनाह उनका भी है। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल से जुड़ा मामला हो, चाहे पीएम केयर्स फंड में आया हुआ मामला हो, चाहे इन लोगों ने जितने भी काले करतूते और काले कारनामे किए हैं, इनको उजागर करके हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सभी चीजों की जांच करें। और जांच करने के बाद मैं आपको दावे के साथ में, विश्वास के साथ में कहता हूं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समेत बहुतेंश नेता सब जेल के कालकोठरी के पीछे होंगे। अब देखिएगा, इस वजह से ये लोग भ्रमित करने के लिए यहां उजुल फिजूल की बात कर रहे हैं। आज देखिए, हम बड़े दावे के साथ में कहते हैं, आपने राहुल जी का भी देखिए सुनाया, राहुल जी ने काम की बात की। क्या जरूरत है? अरे भाई ठीक है, हम जब राम मंदिर का हर जगह, आप देखिए हर मंच से आदरणीय मोदी जी राम मंदिर के विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज का जिक्र किया कि राम मंदिर के कपाट खोलने का काम आदरणीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुआ? लेकिन सवाल तो आप भी पूछा करते थे। नहीं, उसके बाद सवाल तो आप भी पूछते थे ना कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी गई, उसके बाद मंदिर बन भी गया, तो अब आप श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। नहीं, इसी पे आपत्ति है, इसी पे आपत्ति है योगेश भाई ने। हमने क्या कहा, जब ये लोग हर जगह पे कह रहे खड़े होके कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया, न्योते को ठुकराया, तो उसका हम लोग ने स्पष्ट पहले तरह से कहा था और हमारे पत्र में भी ये चीज जाहिर हमने किया था। राम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि चुनाव में उसे भुनाया जाए? राम हमारे आस्था का विषय है, न कि राम हमारे चुनाव राजनीति का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जब 10 वर्षों में लगभग भारत के बहुतांश क्षेत्रों में
पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। आज इन्हें अपने काम को गिनाने की जगह पे कहीं राम के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खाने पीने की चीजों का ठीक है। सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे पास भी कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, सेकंड गोवा राउंड में के आते हैं, तब मनोहर कहिएगा पर्रिकर आप। जी ने, आज दुनिया में नहीं है वो, लेकिन उन्होंने गौमांस को लेके क्या स्पीकर सदन में कहा था वो भी सर्वविदित है। है। प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा ये भी दुनिया जानती है। चलिए, ठीक है, केरल ठीक है आशीष जी, अब जो आप उनके, पूरे सेकंड राउंड में आपके चीफ पास आएंगे। प्रमोद जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। प्रमोद जी, आप लोगों ने ठेका ले रखा है इंडिया गठबंधन के कुछ दलों ने सनातन धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। क्या जरूरत थी मछली खाते हुए ये सारे वीडियो डालने के लिए और ऐसी किसी का आईक्यू टेस्ट करने की चुनावी दौर में? योगेश जी, मछली खाने वालों से आशीष जी एक सुना रहे, आशीष जी आ रहे हैं, आशीष जी आ रहे हैं आपके पास, आशीष आ रहे हैं, रुकिए आप। हाँ बोलिए प्रमोद जी। योगेश जी, हाँ, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ट्वीट डाला उसमें 8 तारीख का उन्होंने जिक्र किया था। ये वीडियो 8 तारीख का है और वो स्पष्ट कह चुके, जब मीडिया के लोग ही उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हम तो आईक्यू टेस्ट ले रहे थे और देखते हैं कि इन लोगों ने हम मतलब जो हमारा आईक्यू टेस्ट था उसमें ये लोग फेल कर गए। तो हमारे नेता देखिए 2020 के ही चुनाव में एक राजनीतिक पिच तैयार करने का काम किया था। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उन मुद्दा को उन्होंने उठाया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे और भी कई वायदा किया था। और महागठबंधन की सरकार जिस समय इन्होंने ये वायदा किया था तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम ये सब कहां से लाएगा, कैसे नौकरी देगा, पैसा कहां से लाएगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार किया। लेकिन बाद में इन लोगों ने फिर घोषणा किया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। 2 साल तक ये लोग सरकार में रहे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जब हमारा 17 महीने की जो सरकार बनी, जब हम लोग अपने एजेंडे पे काम किए और 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से भाषण देते उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने वायदा किया है 10 लाख नौकरी का वो तो हम देंगे ही, इसके अलावा रोजगार देंगे। और हम लोगों का जो विजन था, जो वायदा था जनता से, उसी पर हम लोग काम किए और मात्र 17 महीनों की सरकार में लगभग 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है प्रमोद जी, यहाँ तक तो अच्छी बात है, आप नौकरी पर बात करिए। लेकिन ये दीदी लोग जो आ रही हैं, ये हम किसको जेल पहुंचा देंगे, कौन कौन जेल के पीछे होगा, दीदी लोग बता रही हैं अगर सरकार बन गई तो। और दीदी लोगों पर ही अब कटाक्ष किया जा रहा है कि पहले दीदी अपना घर देखें और अपना परिवार देखें, उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कौन कौन सी जांच के दायरे में है वो। जी योगेश जी, जिस प्रकार से माननीय सांसद मीसा भारती जी ने कहा, उन्हीं की आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मीसा भारती जी का जिक्र कर रहा हूँ। जी जी, और उनके समर्थन में बहन भी आ गई है, दूसरी दीदी भी सामने आ गई। जी जी, उन्हीं के बात का हम कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे स्पष्ट रूप से कहा कि लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। 8,000 से अधिक का चुनावी चंदा इन लोगों ने लिया, वैसी कंपनियों से लिया जिनका मुनाफा 2 करोड़ रुपया भी सालाना नहीं था। वो वैसी कंपनियां 183 करोड़ रुपया चुनावी चंदा देने का काम किया। बहुत सारी सेल कंपनियां भी चुनावी चंदा देने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे वो कटघरे में खड़े होंगे, इसमें कौन बड़ी बात है, यही तो उन्होंने कहा है। और आज फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हम तो बोले हैं कि जो जब हमारी सरकार बनेगी तो जो अनियमितताएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई 10 वर्षों के भीतर में, तो उसकी जांच नहीं हो। हमारी देश की जनता के साथ प्रतिबद्धता है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग जो जन सरोकार के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनहित के मुद्दों पर हम काम करेंगे कि नहीं। अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, देखिएगा। लेकिन नाम लेकर के जो कहा गया और उसमें ये बात नहीं कहा गया कि वो तो बाद में बात रखी गई कि ये करप्शन हुआ, ये घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दिलीप यशवर्धन जी, इस वक्त की राजनीति और सामाजिक मुद्दों की विमर्श जो है वो इतना नीचे गिरता जा रहा है कि एक नेता मछली खाता है और उसके बाद उस पर चर्चा होती है, फिर प्रधानमंत्री को भी उस मुद्दे को उठाना पड़ता है और उस पर बयान देना पड़ता है और नवरात्रि से उसको पूरा जोड़ा जाता है। शारदीय नवरात्रि में बंगाली तो मछली सदियों से खाते चले आ रहे हैं और इसके साथ ही मैथिली ब्राह्मणों में उनकी शादियों में तो मछली बेहद शुभ मानी जाती है। तो अब हम इस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं फिर तो।
योगेश जी, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है और हमारे देश के अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर है। आपने बंगाल का जिक्र किया। बंगाल में मछली नवरात्र में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। बिहार में जो शुभ कार्य विवाह होता है, वो विवाह तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक उसमें एक बार मछली नहीं बन जाती। और बहुत सारी रीति रिवाज है। पुराने जमाने में मछली एक दहेज में रख करके एक शुभ का प्रतीक करके भेजी जाती थी। तो ये अलग अलग विविधताएं हैं, अलग देश में अलग पार्ट में अलग कल्चर है। लेकिन यहाँ बात कल्चर की नहीं है, यहाँ बात है राजनीति की। और राजनीति में मछली और मीट का मुद्दा नहीं उठाया गया है। उस मुद्दे से धर्म की आस्था को कितना जोड़ा जा सकता है और उस जोड़े जाने से कितना पोलराइजेशन हो सकता है, इस बात को टारगेट करके इस मुद्दे को उठाया गया है। नॉनवेज खाने वाले हर पार्टी में है। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें नॉनवेज खाने वाले लोग नहीं हैं? कहा जाता है कि मतलब इस समय ऐसी किसी जाति का व्यक्ति नहीं है जो नॉनवेज नहीं खाता है। जिसको शास्त्रों में नॉनवेज खाना वर्णित है, वो तक नॉनवेज खा रहा है। तो नॉनवेज खाना ना खाना ये आदमी की अपनी श्रद्धा है। वो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, वहां पर भी कोई ऐसी बात नहीं कि वो पोस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिक रंग देने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य वही है जो मैंने पहले कहा था कि नॉनवेज को जोड़ा जाएगा सनातन धर्म से। सनातन धर्म से इस समय जो नवरात्र चल रही है उसको जोड़ा जाएगा। इस चीज को इंसान की आस्था से जोड़ा जाएगा और उस आस्था को भड़का करके या उस आस्था को बढ़ावा दे करके वोट को पोलराइज करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि इस समय सनातन की हवा देश में चल रही है। यही एक कारण है कि इस मुद्दे को उठाया गया है। बाकी पार्टियां जिन्होंने उठाया है वो ये जानते हैं कि इस मुद्दे में अदरवाइज कोई दम नहीं है। लेकिन अगर इसको हमने धर्म से जोड़ दिया, सनातन से जोड़ दिया, त्योहार से जोड़ दिया, तो ये मुद्दा हमारा लोगों के दिलों पर काम कर जाए। धर्म के रास्ते आस्था रूपी मंजिल पर पहुंच करके पोलराइजेशन का जो काम किया जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग को नहीं दिखता? वो तो कहता है ना कि धर्म और आस्था के नाम पर वोट बटोरना इलीगल है, इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। और डिक्लेरेशन है जो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया, उसमें भी लिखा है कि धर्म और आस्था के नाम पर या धार्मिक स्थलों पर किसी तरह का वोट प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये देखना तो चुनाव आयोग का काम है ना, या जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो भी राजनीतिक पार्टियां जिनको इस स्टेटमेंट से आहत हुए हैं, उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो लोग भी तो राजनीति में ही लग जाते हैं ना। कानून पर या जो गाइडलाइंस होती हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनको लगता है कि अगर इन्होंने ये बात कही है तो इसको काउंटर करके कैसे हम उसको अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है। अदरवाइज ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती हैं, जिसमें धर्म और आस्था के बिहाफ पर वोट नहीं मांगे जाते हैं, जिसमें धर्म को आधार बना करके राजनीतिक मुद्दे खड़े नहीं किए जाते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है। लेकिन इस देश का संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है, राजनीति भी कहती है और राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं कि धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के कहीं कोई बात नहीं होगी। लेकिन सारी बातें उसी पॉइंट पर केंद्रित होती। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये जांच एजेंसियां हों या फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर काम कर रहा है, धर्म के नाम पर तो आप भी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे पर भुनाने का काम करती है। तो मंचों से जिस तरीके से इस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, तो क्या जो विपक्ष के आरोप हैं वो थोड़ा सा तटस्थ होते नजर आ रहे हैं क्या? नहीं योगेश जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा अलग कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा धर्म का इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है। बाकी सभी पार्टियां धर्म का इस्तेमाल करती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना करके उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करी, तो बाकी विपक्षी पार्टियों ने उस राम मंदिर का विरोध करके या उसको सनातन पद्धति के विरुद्ध पता करके या ये कह के कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, ये सनातन नहीं कहता है, इस बात को उठा करके धर्म का प्रचार करके उसको अपने फेवर में लेने की कोशिश करिए। रास्ते अलग अलग, तरीके अलग अलग हैं, स्टेटमेंट में शब्द बदल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य हर पार्टी का होता है कि धर्म और आस्था के बिहाफ पर हमारी राजनीतिक दुकान कैसे चमक सके। आशीष जी, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि अच्छा विश्लेषण कर दिया, दिलीप जी ने समझा दिया कि शब्दों का चयन जो है वो अलग हो जाता है, रास्ते अलग चुन लेते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। आपकी भी देखिए, अगर हमारी मंजिल वो होती ना तो निश्चित तौर पे हम हर जगह पे ना धर्म के नाम पे ही बात करते। और अगर 70 सालों में अगर आज जो चीजें देख रहे हैं,
जो चीजें बनाई जा रही हैं या बिगाड़ी जा रही हैं, उन सब चीजों पे आधारशिलाओं में कहीं ना कहीं आप देखोगे उसको संरक्षण देने का अगर यदि किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम अभी भी आपके सामने भी कह रहे हैं, हमें नहीं करना है धर्म के नाम पे राजनीति। हम आज भी काम के मुद्दे की बात कर रहे हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही हम अंत तक उठाते रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस हिसाब से आप देखेंगे युवाओं को न्याय के लिए, तो पहली नौकरी हर शिक्षित जो बच्चा होगा 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप के आधार पर उसका अधिकार होना चाहिए। भर्ती भरोसा हमने 30 लाख नौकरियां देने की बात कही है। पेपर लीक से मुक्ति कराने की हमने बात की है। गिग वर्कर की सुरक्षा की बात की है। युवा रोशनी की बात की है, जिसमें हम 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड देने जा रहे हैं। नारियों के लिए हमने बात की है, महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने की हमने बात की। और सिर्फ की ही नहीं है, जहां पे हमारी सरकारें हैं हमने शुरू भी करके दिखाया है। राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे जब आपकी सरकार थी, आपको पता है? हाँ जी, अशोक गहलोत सरकार में राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे मालूम है आपको? देखिए, पेपर लीक होना एक अलग मुद्दा है, हाँ। लेकिन पेपर लीक होने पे कार्रवाई ना होना और बार बार उस चीज का रिपीट होते जाना, ये अलग विषय है। तो कार्रवाई तो हर जगह हो रही है। जो कार्रवाई के नाम पर ये कहते कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उस पर नहीं देख रहे हैं आप फिर कहेंगे, आपका तो मुद्दा फिर वही रह गया ना कि पेपर लीक हो रहा है, आप फिर कहेंगे सरकार में आएंगे, कार्रवाई तो हो रही है। कार्रवाई तो प्रत्येक सरकारें करती है, योगेश कार्रवाई कहाँ नहीं हो रही बताइए? बिल्कुल नहीं, इसी वजह से हमने कहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पे हम एक कानून बनाएंगे ताकि इसका निवारण हम कर सके। क्योंकि देखिए, मैं इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का दोष दूंगा, ना कांग्रेस का दोष दूंगा, ना किसी राजनीतिक दल का दोष करूंगा। शरारती तत्व जो होते हैं युवाओं के भविष्य के साथ में चंद पैसों के लिए खिलवाड़ करते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप सरकार में हैं तो आप भी दृढ़ता के साथ में एक कदम उठाइए ताकि एक ऐसा कानून बने जिससे कि इस पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन वो नहीं करना है किसी को। हमने इसलिए कहा है कि जब हम सरकार में आएंगे, हमारी सरकार आते ही पेपर लीक से मुक्ति के लिए हम कानून बनाएंगे। इसी के साथ में शक्ति के सम्मान की हमने बात की है। आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दुगुने सरकारी योगदान के साथ में अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं काम, और साथ में कामकाजी महिलाओं के लिए दुगने हॉस्टल की व्यवस्था है। ठीक है, वो घोषणा पत्र आ गया, ये सारी चीजें पढ़ ली मैंने, उसमें लिखी है ये सारी चीजें तो अब जो गिना रहे हैं ये आ गई, जनता के सामने भी पहुंच गई है। चीजें हम लेके जा रहे हैं। हाँ। आज आप 10 महीने पहले का, 12 महीने का कौन मटन खा रहा है, कौन चिकन खा रहा है। अरे भैया, हम तो हमेशा कहते हैं ना, धर्म एक आस्था का विषय है, इसको आप घर के अंदर रखिए। जब आप बाहर निकलते हो तो आप देश के नागरिक बनकर निकलिए। मैं बाहर जैसे ही निकल रहा हूं, अगर मैं देखता हूं कि योगेश पांडे जी किसी तकलीफ में है, तो मैं कभी उनके पास जाके कान में ये ना पूछूं और ना उनका कड़ा देखूं ना उनका गला देखूं। मैं मुझे ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मुसीबत में है, इसकी सहायता की जरूरत है, वहां पे हमको इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं मौली साहब, भारतीय जनता पार्टी देखेगी सर पे आपने टोपी पहना है तो बोलेगी जान दो। ठीक है आशीष जी। मैं मौली साहब, ऐसा नहीं 17 साल बिहार में एनडीए की सरकार रही, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 साल में जितने आपने युवाओं को नौकरी नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में दे दी उससे ज्यादा नौकरियां, और आज भी बिहार के युवा को पलायन करना पड़ रहा है। 18वां साल उन्होंने कहा चल रहा है और बिहार के युवाओं को हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप भी आज भी कोस रहे हैं तो विपक्ष को कोस रहे हैं, क्यों भैया? पलायन की शुरुआत कैसे हुई थी आपको शायद पांडे जी कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आ रही है। हाँ, वो ठीक करवा रहा हूं मैं। ठीक है, बोलिए। पलायन की शुरुआत के लिए आपको 1990 में जाना पड़ेगा, जबकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की सत्ता संभाली थी। और श्री तेजस्वी यादव जी जो बड़ी रोजगार की बातें कर रहे हैं, हमने अपने कांग्रेस के साथी से भी बड़ी उच्च बकायदा बातें सुनी, ज्ञानवर्धन वाली बातें। तो मैं सबसे पहले एक एक करके जवाब दे देता हूँ। श्री तेजस्वी यादव जी को, जो कि और आदरणीय मीसा भारती जी, इन दोनों के साथ पता है कॉमन क्या है, चाहे राहुल गांधी जी के परिवार के साथ, इन्हें जब भी ईडी या सीबीआई में जाना होता है, इनके आमंत्रण पत्र पे तो सब परिवार पधारने वाला देश की आजादी पे भी कुछ कह दीजिए। परिवार बेल पे है। जब देश की आजादी के लिए गांधी जी, नेहरू जी, साथ में भाई साहब, मैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जब ये सभी लोग मुझे ऑडियो संघर्ष कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? और ये जो बात सनातन की लंबी लंबी बातें हुई,
हिंदू लड़का मंदिरों में जाके लड़कियां छेड़ने जाता है, ये बयान किसका हुआ करता था? कौन देते थे ये सारे बयान? कभी है इसका हिम्मत जवाब मैं बोलने के देता लिए हूँ, कि मस्जिद इसका में मैं लड़कियां बचाव नहीं छेड़ने करूंगा, मैं जाते हैं? जवाब दूंगा। कौन देता था ये सारे बयान? मौली जी, मेरी बात सुनिए, पहले सब जवाब आप दे दीजिएगा। मंदिर पहले बात सुन प्रशासन लीजिए। में जो शिकायत मेरी की बात डायरी सुन लीजिए होती मिश्रा जी, है, मैं आपके वहां बीच पे में जो नहीं पुलिस बोल रहा बल था, मेरी उपलब्ध बात होते सुनिए। हैं, जरा मुझे वहां पे पता जाके है पूछ कि लीजिए, दुखी दब रही वहां पे है, बात आंकड़े सुनिए। देख लीजिए। मैंने क्या मैं कहा, हर कोर्ट समाज पे में जब हर चुनाव स्थल पे आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के कौन घूमने लग जाता है? शैतानी कौन तत्व दस्ता के से लोग होते ब्राह्मण बन हैं, जाता है और वो उसके यही बाद सब से हरकत करते हैं। बंद कमरे में और ये कहा हमें इन जाता है सब कि चीजों हमारी से पार्टी तो बचना मुसलमानों चाहिए, की पार्टी है। और ये कौन ये बातें हमारी और कहता है? आपकी जिम्मेदारी कौन है जो कि अगर जाकर के हम जब एक देश राजनीतिक कहिए व्यक्ति कि है, बुरे तो दौर से राजनीतिक गुजर रहा व्यक्ति का होता है, दायित्व होता है चीन के साथ समाज जाके के एमओयू बीच कौन एक साइन ऐसे करता है? संदेश को कौन है जो लेके कि जाए, देश के लोगों के ये बीच एक ऐसी टीकाकरण हो भावना या देश रखे, जब कहिए एक साथ ऐसा विदेशी रखे पाकिस्तान कि के लोगों साथ में जब जंग सुधार लड़ आए। रहा होता है तो हमारे देश लेकिन की आप सेनाओं लोग का एक चीज मनोबल पा कौन जाओगे, उस गिराता पर है? कभी अमल करने की कौन कोशिश करता नहीं है ये करोगे। सारी चीजें? कौन है जो आम 2G, कभी 3G, खट्टा होता है तो 4G, जरा एक उसका DDG, वक्त का जीजाजी की इंतजार पार्टी कीजिए, तो कौन है? मीठा भी होता है। कौन है वो लोग? तो बात को समझने की जरूरत है मैन भाई। कौन है जो लोग 2G, 3G, 4G, जीजाजी थे? तो शुक्र मनाइए देश में नहीं है, नहीं तो कोरोना काल में अखिल भारतीय मास्क घोटाला से लेकर के वैक्सीन घोटाला भी हो गया होता। कौन है ये लोग? और हम उंगलियां उठा रहे हैं कौन बाकी कौन लोगों पे। सनातन का बड़ा बड़ा किसका नाम पूछ रहे हो? हिंदू है, हिंदू तो किसका इनके नाम अध्यक्ष पूछा आपने? राष्ट्रीय वापस अध्यक्ष बोलिए। कहते हैं कि मोदी को हरा दो, नहीं तो सनातन हावी हो जाएगा मयंक देश भाई, में। तो क्या मयंक भाई, चाहते हैं? देश दीदी का भी यहीं पे है, इस्लामीकरण जीजा कर जी दिया भी जाए यहीं आपकी पे है, तुलसी के लिए। दीदी भी क्या यहीं पे कर है दिया और जाए? जीजा जी भी यहीं पे आपके है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते भारत हैं कि सरकार में सनातन हावी नरेंद्र हो मोदी जी जाएगा। प्रधानमंत्री ठीक है, है। अच्छा ठीक है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने जीजा जी को मुक्त किया अरे है। तो न्यायपालिका को भूले भी कोई आदमी घोटाला तो वो नहीं लोग था। हैं जो कि न्यायपालिका को भी कटघरे में उठाते हैं और बाद में जाकर के कान पकड़ के माफिया मांग के आते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अलग अलग देश के कोर्ट हो, आपके युवराज ने ऐसा कोई कोर्ट नहीं बचा जहां जाके अपने जरूरत कोटेड पड़ने पे अनकोटेड आवाज अक्षरहीन बयानों उठाना के कोई माफी गुनाह मांगी। नहीं है। जरूरत हिंदू पड़ने पे मंदिरों किसी में विषय लड़कियां को छेड़ने संज्ञान में जाते लाके हैं, देना, क्यों कहा ये हिंदुओं को? एक तरह से बुद्धिमानी है, हिंदू मंदिर में बेवकूफी नहीं लड़कियां होता छेड़ने मयंक जाते भाई। हैं। बताइए ना, आप 2G सनातन का स्पेक्ट्रम टीका पे क्या लगा के हुआ, बैठे हैं। मैं कोयला जानता हूँ घोटाला पे भाई, क्या हुआ, आप भी जीजा जी अपने के देश मैटर पे क्या का हुआ, सपोर्ट नहीं बताइए ना, करेंगे। सुनने के लिए तैयार हूं मैं। मजबूरी है आपकी राजनीतिक, क्योंकि और आपकी बताइए ना, पार्टी का वो प्रधानमंत्री राहत विचारधारा कोष है। रहने के बाद पीएम केयर्स फंड में जो माल प्रधानमंत्री जी ने जमा किया, ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। आशीष जी रुके, आप भी, आशीष जी आप भी रुके, मयंक जी आप भी रुके। दिलीप जी, क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष जो है मुद्दे से बिल्कुल भटकता नजर आ रहा है? क्योंकि मुद्दे तमाम हैं और महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उठाना चाहिए, मुझे लगता है, आ रहा हूं आपके पास प्रमोद जी, आ रहा हूं, उस तरीके से मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। अग्निवीर का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया गया था शुरुआती दौर में कि हम आएंगे तो साहब हम अग्निवीर सेवा जो है समाप्त कर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, ये किया वो किया, लेकिन अब वो मुद्दे तो गायब ही नजर आ रहे हैं। अब तो केवल इधर उधर की बातें हो रही हैं, बिल्कुल नहीं, वार हमारी पलटवार हर हो रहा है। सभा में हो रहा है, हमारी हर सभा में हो रहा है योगेश जी। वो जिक्र करना ठीक है, हमने कहा, हम हमने, अपनी हर आशीष जी सभा मेरी में पूरी इस बात मुद्दे सुना को उठा करिए। रहे हैं। मैंने कहा कि जिक्र किया जाते हैं, सभाओं में जिक्र किए जाते हैं, उसके बाद अडानी को वो फोर्ट दे दिया गया, अडानी को वो एयरपोर्ट दे दिया गया, उससे ये ले लिया गया। अरे जनता को इससे क्या मुद्दे भाई, क्या पता अडानी को क्या दे दिया गया, क्या नहीं ले लिया गया? जनता के लिए आप क्या बातें कर रहे हैं? सीबीआई एजेंसियां आपको जेल के पीछे भेज रही, जनता को क्या मतलब इससे? आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल के पीछे जाएंगे। आप जनता के मुद्दे की बात उठाइए ना। टिकट 30 रुपए में बिकने लगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आते आते हैं, आते हैं आशीष जी, आते हैं। दिलीप जी को बात रख लीजिए। ठीक है आशीष जी, दिलीप जी, ये जनता का विषय है। ठीक है योगेश जी, इस देश में बदलाव जो है वो हमेशा आंदोलनों से आता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो आज ये समय आया है ये भी आंदोलन से आया है। जब राम मंदिर का मुद्दा इस देश में उठा था तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसका रिजल्ट उनको तब नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के जितनी भी पार्टियां हैं इस समय विपक्ष में, इनमें से कोई भी पार्टी आपको किसी भी मुद्दे पर आंदोलन करती नजर आ रही है? ये तो सब मैं कहीं नजर नहीं हमेशा आ रहा। सवाल पूछता हूँ, ये सब कहते हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर या यहाँ पर डिबेट में बैठ करके आपकी बातों में जो वाणी में जो जोश आता है, ये जोश अगर सड़कों पर उतर जाता, ये जोश आंदोलन का अधिकार कहाँ रह गया योगेश जी, भाई? ये जोश अगर सड़कों पे उतर जाता तो बदलाव आ जाता। मिश्रा जी पहले ये बता दीजिए, आशीष जी, ये जोश अगर आप सड़कों पर दिखा देते तो बदलाव आ जाता, लेकिन आप नहीं दिखाते। दिलीप भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन दिलीप भाई ये भी चीजें हैं कि जब आंदोलन की बात होती है तो 149 का नोटिस, 144 का नोटिस देके अरे राजनीति में आने कोई डॉक्टर बताया है क्या? नेता बनने के लिए डॉक्टर ने बताया है क्या कि आप नेता बनिए?
कि कौन से डॉक्टर ने बताया कि आप नेता बनिए? अरे नेता बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा ना, मुकदमे भी दर्ज होंगे, जेल भी जानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। हमारे ऊपर आवाज उठाने के लिए, बातें कहने के लिए हमने अधिकार दिया था। अगर हमने अधिकार नहीं दिया होता तो अधिकार तो वो दौर भी देखा गया है कि पत्रकार अगर लिखता भी था तो वो भी सलाखों के पीछे चला जाता था। आप कह रहे हैं आपने अधिकार दिए, यही अधिकार आपने दिए थे। पत्रकार अगर एक कॉलम अखबार में कॉलम छोड़ देता था, अरे सुनिए तो आदमी लिखने, ठीक है मान लिया सरकारें लिखने पर जेल भेजे, पत्रकार नहीं लिखता था तब भी वो जेल चला जाता था। आप बताइए, संस्थान बंद हो जाते थे भैया, ये कौन सा नया तरीका था? वो भी दौर देखा है, ना लिखने पे जेल। अभी क्या चीज? ना लिखने पर जेल, अखबार में कुछ ना लिखने पर जेल हो जाती थी। आपको नहीं पता क्या? लिखिए तो ठीक है, खिलाफत करिए तो ठीक है, अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं तो जेल के पीछे भेज दिए जाते थे पत्रकार। वो दौर देखा है इस देश ने। तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। हाँ, लिखना पत्रकार की जिम्मेदारी है, दिखाना पत्रकार की जिम्मेदारी है। ये आप, लेकिन ये डिसाइड आप करेंगे क्या लिखना है, ये डिसाइड आप करेंगे, तय आप करेंगे क्या लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक है आशीष जी, ठीक है, रोक रहा हूँ आशीष जी। प्रमोद जी माफ कीजिएगा, आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है, चर्चा को हमें विराम देना पड़ रहा है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही 2024 के चुनाव को लेकर के और जीत के लिए, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे गायब होते जरूर नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 न्यूज। नमस्कार।